प्रिय छात्रों और जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो ये है। कारण से शुरू करते हैं कि क्या कारण है कि अगर हम गुनगुना पानी भी अपने शरीर पर डालते हैं और फिर हम हवा के संपर्क में आते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है। या क्या कारण है कि पसीने में अगर गर्म हवा भी है, जो हवा हमको गर्म लग रही है पंखे की, लेकिन अगर पसीने से अचानक आके हम कमरे में आ जाए, जहाँ पंखा चल रहा हो जहाँ पंखा चल रहा हो, जिसकी हवा दूसरे लोगों को गर्म लग रही है, लेकिन आपको वो हवा ठंडी लगेगी। कब तक? जब तक कि आपका पसीना सूख नहीं जाता। तो उसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है कि पसीने में हमको गर्म हवा भी ठंडी लगती है? पसीने में अगर हम हैं, तो हमको लू भी ठंडी लगती है। तो इस टॉपिक पे हम चर्चा करें, तो उससे पहले जान लेते हैं कि वाष्पीकरण क्या है, वेपोराइज़ेशन क्या है? वेपोराइज़ेशन बेसिकली होता क्या है कि पानी या द्रव, कोई भी लिक्विड, वो हवा के संपर्क में आने से उसके अणु उठने लगते हैं। अर्थात उसमें पानी के जो अणु हैं, वो वाष्प में बदलने लगते हैं, गैस में बदलने लगते हैं। ये कहलाता है वाष्पीकरण। उसमें दाब की कोई ख़ास मतलब आवश्यक वो नहीं रहती कि एक पर्टिकुलर दाब होना चाहिए या पर्टिकुलर तापमान होना चाहिए। आपने देखा होगा बर्फ़ अगर फ्रिज का अगर दरवाज़ा खोलते हो, तो वहाँ से आपने देखा होगा कि गैस निकलती है। मतलब ऐसी ऐसी वाष्प निकलती है जैसे कि पानी को उबालने में निकलती है। तो मतलब यही है कि अगर कोई भी द्रव, सबका अलग-अलग वाष्पीकरण रेट हो सकता है, लेकिन कोई भी द्रव जब वायु के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो उसका वाष्पीकरण होता है। और उस वाष्पीकरण में क्या होता है कि जब वे अणु जब द्रव के अणु वाष्प बनते हैं, यानी कि अपना बर्तन, जो जिस बर्तन में द्रव रखा है, जिस भी चीज़ में द्रव है, जो भी है, उसको जब वे छोड़ते हैं, यानी अपना द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में बदलते हैं, तो उसको बदलने के लिए उनको एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से लेंगे? मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे में 10 लोग हैं, उसमें से 1 लोग को वहाँ से निकलना है और निकलने के लिए उसे धक्का चाहिए, तो धक्का कोई तो मारेगा। अब जबकि और हाँ, यहाँ कंडीशन है कि वो आदमी खुद नहीं निकल सकता, उसे किसी का सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट के लिए क्या करते हैं कि दरों के जो बाकी अणु हैं, यानी कमरे के जो बाकी लोग हैं, वो उसको धक्का देते हैं। यानी अपनी एनर्जी कि भाई तू चला जा, तू निकल जा, हम यहाँ रह लेंगे, हम मर जाएँगे पर तू तो कम से कम निकल। तो वो अपनी एनर्जी उस द्रव के अणु को देते हैं वाष्पीकरण में, और वो द्रव का अणु वो एनर्जी लेके उड़ जाता है। तो जब कमरे के 10 लोगों ने, वो कमरे के 10 लोग मतलब द्रव के अणु, अब मैंने उदाहरण के लिए कहा कि 10 अणु। तो कमरे के 10 लोग, यानी कह लीजिए कि द्रव के अणु अपनी एनर्जी उस वाष्पीकरण में उस गैस के अणु या मतलब द्रव के अणुओं को देते हैं ताकि वो उसका वाष्पीकरण हो सके। तो अब होगा क्या? जब कंटिन्यू मान लीजिए कमरे में 10 लोग हैं, पहले एक को भगा दिया, जा भाई तू। वो एनर्जी लेके चला गया। तो बाकी जो लोग हैं, उनकी एनर्जी क्या हुई? कम। अब बचे 9, 9 में से फिर 8 ने कहा यार चल तू भी चला जा। फिर क्या हुआ? फिर बाकियों को भगा दिया। अब क्या हुआ? अब और कम हो गई उनकी एनर्जी। जो 8 मतलब अब जो 9 लोग थे उनमें ताकत थी, अब जब 8 बचे तो और कम हो गई। अब 8 में से 1 को और निकाल दिया। तो कितने बचे? 7। अब 7 में भी क्या है? अब 7 की एनर्जी और कम होगी। धीरे-धीरे क्या होगी? जब वहाँ आखिर का 2 बंदे बच जाएँगे, तो उनकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। अब समझिए, जब पहले 9 बंदों ने, यानी कि पहले 9 अणुओं ने, जस्ट एग्ज़ाम्पल, अणु तो करोड़ों, अरबों बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जस्ट एग्ज़ाम्पल, पहले 9 अणुओं ने जब 10वें को धक्का दिया, तो उन्होंने, धक्का का मतलब धक्का देने के लिए, यानी कि उसे उठाने के लिए, उसको वाष्प बनाने के लिए, उन्होंने अपना तापमान उस 10वें बंदे को दिया कि भाई तू ले और यहाँ से निकल। बिना तापमान के तो निकलेगा नहीं। फिर क्या हुआ?
फिर 8 बचे, फिर 9वें बंदे को उन सब ने थोड़ा-थोड़ा तापमान उन्हें भी दे दिया। तो इससे हुआ क्या? इससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठंडे होने लगे। एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी एनर्जी का इन द सेंस हम एनर्जी का प्रयोग करेंगे तापमान के रूप में। एनर्जी के बहुत सारे रूप, बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ़ तापमान के लिए। तो धीरे जब 9 बंदों ने 9 अणुओं ने 10वें को दिया, थोड़े ठंडे हुए। फिर 8 बचे, 8 ने 9वें को दिया, फिर थोड़े ठंडे हुए। 7 बचे, 7 ने 8वें को दिया, फिर थोड़े ठंडे हुए। धीरे-धीरे जब बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाता है, तो ठंडक मिलती है। ठंडक आई कहाँ से? वहीं से आई, क्योंकि उन अणुओं ने कहा कि आप एनर्जी लो और भैया यहाँ से निकलो। यही फंडा है। तो जब हम पसीना हमें आता है, पसीना नहीं आए, हम अपने आप को भिगो लेते हैं। पसीना आए या अपने आप के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल लो और पंखे के नीचे बैठ जाओ, सेम काम करेगा। अपने ऊपर आप ठंडा नहीं, गुनगुना पानी डालिए, थोड़ा गर्म पानी डाल लीजिए। 50 डिग्री सेल्सियस का पानी अपने ऊपर डाल लीजिए। 50 डिग्री मतलब डालना नहीं, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है। मतलब आप ये ऐसा करिए कि आप 40 डिग्री सेल्सियस का पानी अपने हाथ पे डाल लीजिए। पहले देखिए कि आप सह सकते हो कि नहीं सह सकते हो, उसके बाद डालिए। मतलब प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद अगर आप पानी अपने ऊपर डालेंगे और आप पंखे के नीचे बैठेंगे, भले पसीना आए या पानी डालें, एक ही काम करेगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ लिक्विड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पसीना आना नहीं है। लिक्विड पसीना है, वो भी लिक्विड है, आप पानी डालोगे वो भी लिक्विड है। तो पानी डाल के जब आप बैठोगे, तो वही काम होगा जैसे कि एक कमरे में 10 लोग हैं, फिर एक-एक अणु को धीरे-धीरे निकालें। अब आपका पसीना सूख रहा है, आपका यहाँ पे पसीना आ रहा है, अब आपका सूख रहा है धीरे-धीरे। पंखे की हवा है, सूखेगा। ठंडा लगे। जब पसीना सारा खत्म, तो आप महसूस करोगे कि जब पसीना खत्म, तो पंखे की वही हवा जो आपको ठंडी लग रही थी, वही हवा आपको गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे कि अब मान लीजिए आप अभी एक प्रयोग करिए, 1 गिलास पानी ले आइए, अभी अपने हाथ पे डालिए और फूँक मारिए, ठंडा लगेगा। और गिलास के बिना दूसरे हाथ पे फूँक मारिए जिस पे नहीं डाला है, ठंडा नहीं लगेगा। भले ही वो पानी आप गरम भी ले आइए, गरम पानी लीजिए, थोड़ा-थोड़ा यहाँ ऐसे रब थोड़ा-सा पानी लेके 2 बूँद यहाँ पे डाल लीजिए, फिर फूँक मारिए। वो पानी 2 सेकंड के लिए आपको गरम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप फूँक मारेंगे, वो तुरंत आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कारण है कि आपको जब पसीना आता है, तो आपको ठंडक महसूस होती है। और यही प्रिंसिपल, यही थ्योरी काम करती है कूलर में। यही थ्योरी काम करती है मटके के पानी में। वेपोराइज़ेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के लिए अणुओं को उड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? वो एनर्जी जो बाकी के अणु हैं, उनसे लेके उड़ जाते हैं। और जब बाकी के अणु ने अपना तापमान, अपनी एनर्जी दूसरों को दे दी, तो खुद तो ठंडा होंगे ना, सीधी-सी बात है। तो यही रीज़न है कि 3-4 चीज़ों का कि कूलर कूलर में भी यही चलता है कि पानी आप उसमें कूलर में उबलता हुआ पानी डाल दीजिए और आधे घंटे के लिए चला के छोड़ दीजिए। आप जब आधे घंटे बाद आएँगे, वहाँ हवा का थोड़ा-सा रहना चाहिए कि वो कूलर बिल्कुल कमरे में ना हो, थोड़ा हवा का आदान-प्रदान हो ताकि वाष्पीकरण आराम से होता रहे। जब आप आधे घंटे में आएँगे, तो वही पानी आपको ठंडा मिलेगा और वही कूलर जिसमें आपने उबलता पानी डाला था, आपको ठंडक भी देगा। बिल्कुल, क्योंकि सेम कंडीशन काम करती है कि जब पानी डालते हैं कूलर में, पहले गर्म है, ऊपर से धीरे-धीरे आएगा, तो वहाँ से क्या होगा जब पानी पानी जब ऊपर से गिर रहा है और कूलर भी हवा ले रहा है, पीछे से मतलब आपको दे रहा है तो पीछे से ले रहा है तो प्रेशर बनता है हवा का, तो हवा का आदान-प्रदान वहाँ हो जाता है। तो जब हवा पानी से निकल के होके बहती है, तो हवा कुछ न कुछ अणुओं को अपने साथ वेपोराइज़ेट करती है, निकाल के ले जाती है। और वेपोराइज़ेशन के लिए सीधी-सी बात है, अणु जो है एनर्जी लेके उड़ेगा और एनर्जी लेके अगर उड़ेगा तो कोई तो एनर्जी देगा, कौन देगा? वही पानी देगा। तो वही जो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी था, धीरे-धीरे पहले 90 होगा, फिर 80, फिर 70, 50, धीरे-धीरे 20 पे या 25 या जो भी मतलब कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करेगी, उस हिसाब से वो ठंडा हो जाएगा। और सेम मटके में काम करता है कि मटके में बहुत छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, तो वहाँ से वेपोराइज़ेशन होता है और वेपोराइज़ेशन के कारण वहाँ पे मटके में भी पानी धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कूलर में 10 लीटर पानी डाला, वो ठंडा भी हो गया और 10 का 10 लीटर बचा रहा। आप शाम को पानी डालते हैं,
तो सुबह तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वेपोराइज़ेशन होता है। वेपोराइज़ेशन में अणु, जैसे 10 लोग हैं, 10 अणु हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 10 के 10 अंदर भी रह लेंगे और आपका वेपोराइज़ेशन भी हो जाएगा। कुछ अणुओं को बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाते रहेंगे, ठंडा होता रहेगा, फिर बाहर जाते रहेंगे, फिर ठंडा होता रहेगा। तो इसीलिए अणु धीरे-धीरे, जैसे आप पानी डालते हैं, मटके में डालते हैं, मटके में धीरे-धीरे पानी खत्म हो जाता है। मतलब मटके में थोड़ा इतनी जल्दी वेपोराइज़ेशन नहीं होता, लेकिन कूलर का जो है, क्योंकि उसमें कंटिन्यू पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो धीरे-धीरे वेपोराइज़ेशन के तहत वो ठंडा होगा और ठंडा होने के साथ-साथ वो पानी खत्म हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल काम करता है इस चीज़ पे। अगर और कोई क्वेश्चन हो, कोई भी, कि प्रकृति में कुछ भी आप देख रहे हो और आपको ये जानना हो कि यार ये हो क्यों रहा है, कुछ भी चीज़, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और बाकी वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, क्योंकि ये देखो चीज़ें पढ़ना नहीं है, समझना है। पढ़ोगे, भूल जाओगे, पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। प्रैक्टिकल में लाना है। आपकी पूरी लाइफ़ साइंस है, पूरी लाइफ़। जैसे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक भगवान है, परमपिता। प्रकृति जिसे कहते हो, भगवान को मैं नहीं मानते, वो प्रकृति कह सकते हैं। प्रकृति को तो कोई नहीं जुटा सकता। सबसे बड़ी प्रकृति है। वो सबसे मतलब नेक्स्ट लेवल, उसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। उसके बाद मैं मानता हूँ कि फ़िज़िक्स आता है। फ़िज़िक्स बहुत सारे नहीं, लेकिन बहुत क्वेश्चनों के जवाब हमको फ़िज़िक्स से मिलते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री आता है, क्योंकि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री जो है वो फ़िज़िक्स से ही मिलके बनता है। बॉन्डिंग केमिस्ट्री में क्या है? बॉन्ड बनना और टूटना, और कब बनना, कब टूटना, क्यों बनना, क्यों टूटना। बस अगर ये समझ लिया, तो पूरी केमिस्ट्री समझ में आ गई। और बॉन्ड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कितना किस पे है, क्यों नहीं है, क्यों है, इसके थ्रू। और वो चार्ज, वो सब क्या है? वो फ़िज़िक्स है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव, वो सब फ़िज़िक्स से आया है। तो पूरी केमिस्ट्री फ़िज़िक्स में समाई हुई है। और फ़िज़िक्स के केमिस्ट्री के बाद आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है? हमारे पूरे शरीर में सिर्फ़ केमिकल दौड़ते हैं। ब्लड है, ब्लड की जाँच करा, कुछ भी हो जाए, डॉक्टर कहेगा ब्लड की जाँच कराओ। ब्लड क्या है? पूरा केमिकल। बोन्स केमिकल, माइंड केमिकल, हार्मोन्स केमिकल, हर एक चीज़ केमिकल है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे ऊपर प्रकृति यानी परमपिता परमात्मा, फिर आता है फ़िज़िक्स। मैथ, फ़िज़िक्स को एक जगह रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आती है केमिस्ट्री, यानी कि फ़िज़िक्स का जो छोटा भाई है, छोटा बेटा है, जो भी समझ लीजिए, वो केमिस्ट्री। और उसका भी जो छोटा है, वो बायोलॉजी। तो सब कुछ, हर चीज़ का एक जवाब है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और कोई आपका क्वेश्चन हो किसी भी रिगार्डिंग, तो प्लीज़, मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर पूछिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, प्रणाम।